हेलो सर, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे उसके अंदर जो पी ब्लॉक के अंदर जो बोरॉन फैमिली उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और उसकी हम लोगों ने कल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, परमाणु गुणधर्म उसके अंदर देख लिए थे हम लोगों ने, भौतिक गुण भी उसके अंदर देख लिए थे, डेंसिटी वगैरह जो भी थी। अब हम लोग देखेंगे आज से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म की हम लोग आज बात करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बन के आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये एयर के साथ में, हवा के साथ में कैसे अभिक्रिया करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एयर, हवा के साथ अभिक्रिया। तो हवा के साथ अभिक्रिया करने में इनको दो तरह की गैस यहां पर मिलेगी। हवा के साथ अभिक्रिया करने में इनको दो तरह की गैस यहां पर मिलेगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन उससे भी पहले जानने वाली बात यह है कि जो बोरॉन होता है, बोरॉन, इट इज नॉन रिएक्टिव विद एयर। मतलब हवा के साथ ये क्या होता है, अक्रियशील होता है, नॉन रिएक्टिव विद एयर। हवा के साथ अक्रियशील होता है, कोई क्रिया नहीं करता, कोई भी क्रिया नहीं करता। क्लियर? हवा के साथ क्या होगा, ये अक्रियशील होगा, कोई क्रिया यहां पर नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन यहां पर नहीं होगी, नॉन रिएक्टिव विद एयर। और अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम भी क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। लेकिन इसमें खास बात होती है, नॉन रिएक्टिव अक्रियशील होता है, लेकिन यहां पर एक खास बात ये होती है कि इट डेवलप अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एयर, अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एयर, कि इसकी सतह के ऊपर जो हवा है, जो वायु है, उसकी एक सुरक्षा कवच बन जाता है। ठीक है, इसकी सतह पर किसकी सतह पर, एल्यूमिनियम की सतह पर, जबकि यहां तो कोई क्रिया ही नहीं हो रही है ना, यार ये तो अक्रियशील है अच्छी तरीके से, ये नॉन रिएक्टिव है, लेकिन यहां पर भी ये नॉन रिएक्टिव है हवा के साथ रिएक्शन करने में। लेकिन यहां पर ऐसा क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि इसकी सतह पर ऑक्सीजन की या ऑक्सीजन का सुरक्षा कवच बन जाता है, अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एयर, ऑक्सीजन का सुरक्षा कवच बन जाता है। आप एयर की जगह यहां पे लिख सकते हो O2, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ O2। तो वो कैसे होता है कि यहां पर एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है O2 से और यहां पर बनता है Al2O3। तो जो सुरक्षा कवच बनता है वो बनता है Al2O3 का। जो प्रोटेक्टिव लेयर बनती है यहां पर वो बनती है Al2O3 की। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग देखते हैं कि आयरन की जो धातु होती है उसके ऊपर तो जंग लग जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर जंग नहीं लगता है ना। और आप लोगों ने जहाज के बारे में सुना होगा। जहाज किसके बनाए जाते हैं? जहाज बनाए जाते हैं बच्चों किसके? अपने आयरन के बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे धातु मिश्र कर दी जाती है। पानी में रहेगा जंग लगने का खतरा रहता है, तो धातु मिश्र कर दी जाती है। पहला तरीका तो वो होता है कि उसको जंग से बचाया जा सके। दूसरा तरीका वो होता है कि इसके ऊपर ऐसी धातु लगा दी जाए जो क्या बना दे, प्रोटेक्टिव लेयर बना दे। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर बना दे मतलब उसके ऊपर क्या लगा दिया जाए, Al2O3, मतलब एल्यूमिनियम लगा दिया जाए। आयरन के ऊपर क्या लगा दिया जाए, एल्यूमिनियम लगा दिया जाए। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एयर से रिएक्शन करके वहां पर क्या बना देगा, Al2O3 प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। तो जो भी चीजें जल में रखी जाती है कुछ वक्त के लिए वहां पर क्या हो जाती है, एक सुरक्षा कवच बन जाता है, और वहां पे हवा और पानी जो है रिएक्शन नहीं कर पाते, तो फिर जो आयरन है वो जंग से बच जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है। पहला तरीका ये है कि हम लोग जंग से बचा सकें आयरन को, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले तो हम लोग उसको किसी धातु के साथ मिश्र कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप उसके ऊपर एल्यूमिनियम चिपका दो, ताकि थोड़ी देर के लिए तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। टेम्परेरी है लेकिन, ठीक है, परमानेंट नहीं है। क्लियर? अब बाकी के जो कंपाउंड्स हैं
बाकी के जो कंपाउंड्स हैं वो किस तरीके से रिएक्शन करेंगे। जैसे बोरॉन की अगर मैं बात करूं, ये तो सिर्फ एयर के अंदर ऑक्सीजन की बात थी, ठीक है। बाकी की अगर मैं बात करूं, जैसे बोरॉन है, बोरॉन किसके साथ रिएक्शन करे, N2 से। ऑक्सीजन के साथ तो अक्रेसिल है, लेकिन N2 के साथ में यहां पर बनता है बच्चों Bn। N2 के साथ यहां पे बनता है Bn। अब ये Bn कैसे बना होगा, Bn बना होगा कि बोरॉन के ऊपर क्या होता है +3 और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है -3। तो इसको बोलते हैं बोरोन नाइट्राइड, इसको बोलते हैं बोरोन नाइट्राइड, Bn बनता है। क्लियर। उसी तरीके से जो एल्यूमिनियम है उसको अगर मैं N2 के साथ रिएक्शन कराऊं, एल्यूमिनियम है अगर उसको मैं N2 के साथ रिएक्शन कराऊं तो यहां पर बन जाएगा AlN, यहां पे बन जाएगा AlN, इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब इसमें दूसरी देखने वाली बात यह है कि इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड को अगर हम लोग पानी में डाल दें तो बताओ क्या होगा। इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड को अगर हम लोग पानी में डाल दें तो बताओ क्या होगा। सोच के देखो आप क्या होने वाला है। एल्यूमिनियम है +3 और N -3, H2O में होता है H+ और OH-, ये इससे रिएक्शन करेगा और ये इससे रिएक्शन करेगा। तो यहां पर आपके पास बनने वाला है, यहां पर आपके पास बनने वाला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। तो यहां से जो गैस निकलेगी वो हो जाएगी आपके पास में अमोनिया गैस। क्लियर। कब वो निकलेगी, जब इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड को हम लोग कहां डाल दें, पानी में डाल दें। ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड कब बनेगा, जब एल्यूमिनियम किससे रिएक्शन करे, नाइट्रोजन से। हवा की जो नाइट्रोजन है उससे रिएक्शन करके यहाँ नाइट्राइड बना दे। ये नाइट्राइड पानी में डालने के बाद एक तो बनाएगा आपके पास में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा ये गैस जो यहां पे निकलेगी ये हो जाएगी आपके पास में अमोनिया गैस। ठीक है, अमोनिया गैस। तो ये तो हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे इनके ऑक्साइड्स के बारे में। ठीक है, इनके जो ऑक्साइड्स है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि बोरॉन की किसी भी कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं हो सकती, ऐसा गलत है। ठीक है, बोरॉन की नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं हो सकती, लेकिन बोरॉन को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ में अगर रिएक्शन कराना ही चाहते हैं, जबरदस्ती करानी है, तो आपको बहुत अधिक तापमान पर क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। बहुत अधिक तापमान पर क्या करना पड़ेगा, उसको आपको हीट करना पड़ेगा, मतलब यहां पे गर्म करना पड़ेगा, रेड हीट करना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास बन जाएगा B2O3, आपके पास बन जाएगा B2O3 बोरॉन ऑक्साइड। क्लियर। यहां पे आपके पास बन जाएगा बोरॉन ऑक्साइड B2O3। अब देखो आगे इसमें और भी प्रॉपर्टीज है। और भी प्रॉपर्टीज क्या है कि यदि हम लोग क्या करें, हम लोग इनके ऑक्साइड्स के बारे में जानने की कोशिश करें कि B2O3 बनेगा यहां से, एल्यूमिनियम से क्या बनेगा Al2O3, ये बनेगा Ga2O3, In2O3, Tl2O3, ये इनके बनेंगे ऑक्साइड। ठीक है, ये इनके बनेंगे ऑक्साइड। अब इन तीनों ऑक्साइड, ये मतलब पांचों जो ऑक्साइड है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग गुणधर्म है। ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड है B2O3, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर के, मतलब इनकी जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। ये होते हैं अम्लीय प्रकृति के। क्लियर। ये होते हैं अम्लीय प्रकृति के B2O3। मतलब यदि मैं इसको पानी में डालूं तो यहां से अम्ल बनेगा, यहां से क्या बनेगा, अम्ल बनेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि B2O3 को मैं क्या कर दूं H2O के साथ, B2O3 को मैं क्या कर दूं H2O के साथ डाल दूं, तो यहां से बनने वाला है H3BO3, और इस H3BO3 को हम लोग बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड।
ठीक है। इस H3BO3 को हम लोग बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। हिंदी में आप लिख लो चाहो तो मेटाबोरिक अम्ल। ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन H3BO3, इसको इस तरीके से लिखते थे हम लोग वहां पर BOH का होल थ्राइस। तो दिखने में क्या लगता था, बेस लगता था, लेकिन बेस है ही नहीं है। ठीक है, ये क्या है, H3BO3 मेटाबोरिक एसिड। इसको लिखने का तरीका ये भी है। और वहां पे हम लोगों ने बोला था कि इसका इन फैक्टर कितना होता है, तो इसका इन फैक्टर निकला था 1। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे जब इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे बोरॉन के, तो ये कंपाउंड आएगा तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, Al2O3 किस तरीके का ऑक्साइड बनाएगा, तो ये जो ऑक्साइड बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है, मतलब इनको हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी का मतलब यह है कि ये ऑक्साइड मतलब एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी, अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, अभिक्रिया कर सकता है, और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर। और बाकी जो तीनों ऑक्साइड होते हैं, ये नीचे के तीनों मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब इनकी जो प्रकृति होगी वो क्षारीय होगी, क्षारीय प्रकृति। इनकी जो प्रकृति होगी वो होगी क्षारीय। क्लियर। तो ये सारी बातें थी किसके लिए, कि अगर 13 ग्रुप एलिमेंट्स, मतलब पी ब्लॉक के जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं, मतलब 13 ग्रुप जो बोरॉन फैमिली है, बोरॉन परिवार, वो अगर हवा के साथ रिएक्शन करें तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ होने वाला है वहां पर। क्लियर। अगला है हमारी प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी विद हेलोजन, रिएक्टिविटी विद हेलोजन, मतलब हेलोजन से अभिक्रिया, हेलोजन से अभिक्रिया। तो हेलोजन से अभिक्रिया में किस, हेलोजन का मतलब क्या होता है, X बराबर FCl Br I। ठीक है, और इसमें हम लोग इससे रिएक्शन नहीं करके देखते हैं, इन तीनों से करके देखते हैं, आसानी से होती है। इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको रहने देते हैं। ठीक है, और हेलोजन में हम लोग क्या करेंगे, X2 से अभिक्रिया करवाएंगे। भाई जो मुक्त अवस्था में रहेगा उससे तो अभिक्रिया कराएंगे, जैसे इसको Cl2 से करा सकते हैं, Br2I2। क्लियर। जैसे यहां पर कोई मेटल है, मतलब कोई धातु है, ठीक है, या फिर तत्व है, 13 नंबर ग्रुप फैमिली का 13 नंबर का तत्व है, और इसकी अगर हम लोग X2 से रिएक्शन करवाएं तो यहां पे कौन किस टाइप का कंपाउंड बनेगा, तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो होगा MX3, कंपाउंड होगा MX3। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लूं M, मतलब यहां पर जो रिएक्टिविटी हो रही है किस फैमिली की हो रही है, बोरॉन फैमिली की, और बोरॉन फैमिली का सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था थी +3, और X जो है उसकी होती है -1। तो क्रिस क्रॉस जब करेंगे तो यहां से कंपाउंड MX3 ही बनेगा। क्लियर। जैसे एग्जांपल है BF3। ठीक है, BF3 किस तरीके का कंपाउंड है। अब BF3 जो है, यहां पे मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके अंदर जो बोरोन है उसके ऊपर +3 आवेश होता है। ठीक है, बोरोन के ऊपर क्या होता है, +3 आवेश। और ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, कि BF3 किस तरीके का कंपाउंड बनाता है, किस तरीके का यौगिक बनाता है। तो ये यौगिक बनाता है सहसंयोजी, सहसंयोजी यौगिक बनाता है, मतलब इसका ये यौगिक है, इसके अंदर गुण है सहसंयोजी गुण। ठीक है, कोवेलेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये हम लोग देख चुके हैं पहले भी, पिछले लेक्चर में भी। कोवेलेंट प्रॉपर्टीज है, और किस वजह से है, ड्यू टू हाई पोलराइजेशन, ड्यू टू हाई पोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि B+3 जो है इसकी साइज जो होती है वो कम होती है, साइज जो होती है वो छोटी होती है, आकार छोटा होता है, और आकार छोटा होने की वजह से, साइज छोटी होने की वजह से ये क्या कर सकता है, हाई पोलराइजेशन कर सकता है, हाई पोलराइजेशन पावर। और पोलराइजेशन को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीयता, मतलब ध्रुवण क्षमता क्या होती है इसकी, उच्च होती है। और ये हम लोगों ने कहां देखा था, ये हम लोगों ने देखा था फेजांस रूल में, ध्रुवण क्षमता इसकी होती है उच्च,
और ये पॉइंट हम लोगों ने देखा है फेजांस रूल में। और अगर आपको नहीं आ रहा अभी फेजांस रूल समझ में, तो आप वापस से हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर देख सकते हैं, लास्ट में पढ़ाया हुआ है 33 या 34वें लेक्चर में। तो BF3 जो है वो हाई पोलराइजेशन करता है, इसलिए सहसंयोजी गुण रखता है। और बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब में आयनिक गुण होंगे बच्चों, ठीक है, उन सब में क्या होंगे, आयनिक गुण होंगे। क्लियर। और इसका एक और रीजन बताया जाए कि जो M है वो किसकी तरह काम करती है, सॉरी जो ये B है यहां पर बोरोन, वो हम लोग धातु और उपधातु दोनों की तरह काम में लेते हैं, ठीक है, मेटालॉइड होता है ये, उपधातु बोलते हैं इसको, धातु और अधातु दोनों की तरह काम लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उपधातु, मेटालॉइड, ठीक है। इट कैन वर्क एज अ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। क्लियर। और जो इसके अलावा जो होंगे, जैसे अगर मैं बात करूं AlCl3 की, तो इससे लेकर लास्ट के नीचे तक सभी में आयनिक गुण होते हैं, क्योंकि इनकी साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। क्लियर। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है BF3 के बारे में, कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है हाई पोलराइजेशन पावर की होती है, ध्रुवण क्षमता उच्च होती है ड्यू टू फेजांस रूल, फायंस नियम के अनुसार। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि B+3 साइज में क्या होता है, बहुत छोटा हो जाता है। B के ऊपर जब +3 चार्ज आएगा तो सोचो जो बोरोन है उसका परमाणु क्रमांक होता है 5 और 2,3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो। और अगर आप यहां से 3 इलेक्ट्रॉन भी निकाल दो तो आकार तो बहुत छोटा बच गया ना बच्चों। B+3 का मतलब क्या है कि यहां से 3 इलेक्ट्रॉन भी निकाल दो तो आकार क्या हो जाएगा, और ज्यादा छोटा हो जाएगा, और ज्यादा छोटा जाने की वजह से इसकी ध्रुवण क्षमता क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ध्रुवण क्षमता फाई पोलराइजेशन पावर 5 को हम लोगों ने बताया था कि आवेश बटा आकार, आवेश बटा आकार, धनायन का आवेश बटा धनायन का आकार। अगर धनायन का आकार छोटा होता जाएगा तो ध्रुवण क्षमता बढ़ती जाएगी, और धनायन का आवेश बड़ा होता जाएगा तब भी ध्रुवण क्षमता बढ़ती जाएगी, क्योंकि धनायन का आवेश बड़ा होगा तभी तो धनायन छोटा होगा। समझ में आया। धनायन का आवेश मतलब बोरोन है, अब इसके कोई आवेश नहीं, उदासीन है, +1 करोगे तो साइज छोटी हो जाएगी, +2 करोगे तो और छोटी हो जाएगी, +3 करोगे तो और ज्यादा छोटी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकलते जा रहे हैं निरंतर। ठीक है। तो यहां पर जो ध्रुवण क्षमता पोलराइजेशन पावर है वो किसके समानुपाती है, सीधे सीधे चार्ज ऑफ कैटायन। ठीक है। आवेश धनायन के आवेश के समानुपाती है, और उसके आकार उसके साइज के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इनके गुण देखेंगे। तो BF3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ठीक है। BF3 का आपको ध्यान रखना है। अगला है रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस। ठीक है। अम्ल या क्षार से अभिक्रिया, अम्ल या क्षार से अभिक्रिया। तो ये अम्ल या क्षार से किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं वो हमें देखना है। क्लियर। तो हम लोगों ने देखा कि अगर बोरोन की रिएक्शन मैं NaOH से कराऊं और बोरोन की रिएक्शन मैं HCl से कराऊं, तो बोरोन की रिएक्शन अगर NaOH से कराई तो ये आपके पास बना देगा NaBO2, और बोरोन की रिएक्शन अगर HCl से कराई तो ये बना देगा आपके पास में BCl3। अभिक्रिया कर रहा है दोनों से, क्योंकि क्यों कर रहा है बताओ, क्योंकि किसकी तरह काम करता है, ये आपके पास काम करता है धातु और अधातु दोनों की तरह। ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट। और इसको तो जानते ही हो आप अच्छे से, क्या बोलते हैं BCl3 को, बोरोन क्लोराइड। क्लियर। अब इसमें एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम एक तरीके से यह एक उभयधर्मी धातु है। ये क्या, एक तरीके से उभयधर्मी धातु, क्योंकि इसके ऑक्साइड जो बनते हैं वो कौन से बनते हैं, उभयधर्मी बनते हैं।
तो ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, मतलब अम्ल के साथ भी, और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। अगर इसने एसिड अम्ल के साथ रिएक्शन करी, मान लो इसने रिएक्शन करी HCl से, तो ये क्या बना देगा, AlCl3। क्लियर। और अगर इसने बेस के साथ रिएक्शन करी, क्षार के साथ, और क्षार में मैं ले रहा हूं NaOH, अगर इसकी रिएक्शन मैंने कर दी NaOH के साथ, तो बच्चों ये बनाएगा NaAlO2। लेकिन इस रिएक्शन को करने के लिए यहां पे साथ में पानी भी डालना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में सोडियम एल्यूमिनेट। ये जब हम लोगों ने सोडियम चैप्टर पढ़ा था, मतलब इससे पहले एस ब्लॉक, तब भी देखा था कंपाउंड सोडियम एल्यूमिनेट, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर। तो इस तरीके से ये अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करते हैं। और जो नीचे के जितने भी हैं, नीचे के जितने भी, वो सब क्या है, मेटल है, वो सब क्या है, मेटल। और मेटल सिर्फ किससे रिएक्शन करेंगे, एसिड से रिएक्शन करेंगे, क्षार से नहीं करेंगे। बाकी सभी गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब रिएक्शन करेंगे सिर्फ एसिड से, बेस से नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब तीनों क्या है, प्योरली, इनको हम लोगों ने बोला है मेटल। ठीक है। तो एसिड से रिएक्शन करेंगे और साथ में क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। क्लियर सी बात है। हाइड्रोजन गैस यहां पे भी निकलेगी, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस के बारे में तो हम लोग पिछले चैप्टर में बता चुके हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगला है एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। बोरॉन जो होता है उसका असंगत व्यवहार देखना है हमें। बोरॉन का असंगत व्यवहार, कि बोरॉन में ऐसा क्या है कि जैसे भी हम लोगों ने BF3 की बात करी है ना, अभी हम लोगों ने बात करी BF3 की, तो बोरॉन में ऐसा क्या है कि वो असंगत व्यवहार दिखाता है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो बोरॉन है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि यह सहसंयोजी यौगिक बनाता है, ये इसका असंगत व्यवहार है। और सहसंयोजी यौगिक बनाने के पीछे इसका रीजन है कि इसका आकार जो होता है बहुत छोटा होता है। फेजेंस रूल के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, हाई ध्रुवण क्षमता रख सकता है, उच्च ध्रुवण क्षमता, हाई पोलराइजेशन पावर रख सकता है। और हाई पोलराइजेशन पावर रखने की वजह से ये सहसंयोजी यौगिक बनाता है। क्लियर। जैसे BF3, जैसे बच्चों BF3, अगर इस BF3 के रिएक्शन में F2 से करा दूं तो यहां पे बनता है BF4 माइनस, और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। क्लियर। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब स्टेबल क्यों होता है इसकी बात हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। क्लियर। इट फॉर्म्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब चतुष्फलकीय संरचनाएं बनाता है। यही बिल्कुल BF4 माइनस। ठीक है। इट फॉर्म्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जैसे BF3 की रिएक्शन मैंने किससे कर दी, F2 से कर दी, तो ये क्या बन जाएगा, BF4 माइनस बन जाएगा। ठीक है। और इसकी जो संरचना होती है वो होती है चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। क्लियर। इसकी जो संरचना होती है वो होती है टेट्राहेड्रल और चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय समझाने की जरूरत मुझे है नहीं। ठीक है। इस तरीके का होता है चतुष्फलकीय। मान लो ये कोई A है, ये चतुष्फलकीय, एक बॉन्ड अंदर और एक बॉन्ड बाहर, मतलब ये बाहर और ये अंदर, इस तरीके से। और बंद कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर। तो ये इस तरीके की संरचना बनाता है। जबकि AlCl3 ये तो बनाएगा आपके पास में टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। जबकि अगर मैं AlCl3 की बात करूं और इसकी रिएक्शन में करा दूं Cl2 से, तो यहां से बनेगा Al2Cl6, यहां से बनेगा Al2Cl6। क्लियर। और Al2Cl6 बनने की वजह से इसका जो आकार होता है, इसकी जो संरचना होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। इसको बोलते हैं अष्टफलकीय। ये बनाता है अष्टफलकीय। क्लियर। नेचर ऑफ ऑक्साइड,
अगर मैं इसके नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करूं तो हम लोगों ने जस्ट अभी देखा है कि जो इसका ऑक्साइड होता है, इसका जो ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड की प्रकृति हम लोगों को देखनी है। तो हम लोगों ने देखा कि इसके ऑक्साइड जो है वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। जैसे B2O3 सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्शन करेगा, यहां पर NaOH से, और यहां बनाने का सोडियम मेटाबोरेट। जबकि अगर मैं Al2O3 लूं और इसकी रिएक्शन अगर HCl से कराऊं और इसी की रिएक्शन में NaOH से कराऊं तो ये बना देगा AlCl3 प्लस H2O, और ये बना देगा NaAlO2 प्लस H2O। तो ये तो हो गया अपने पास में उभयधर्मी, और ये जो है उसका नेचर हो जाएगा अम्लीय। तो अगर ये अम्लीय है तो किससे रिएक्शन करेगा, क्षार से रिएक्शन करेगा। क्लियर। और दूसरा हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं इसको, दूसरा चेक कर सकते हैं कि जो B2O3 है वो पानी के साथ क्या बनाएगा, H3BO3, बोरिक मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक अम्ल बनाएगा। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है किसकी, बोरोन की, कि बोरोन जो है असंगत व्यवहार क्यों दिखाता है, एनामोलिस प्रॉपर्टीज क्यों दिखाता है। तो एनामोलिस प्रॉपर्टी दिखाने के पीछे रीजन इसका यही है कि यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है इसका अम्लीय नेचर, दूसरा इसका टेट्राहेड्रल चतुष्फल की संरचना, और इसके सहसंयोजी गुण। ठीक है, और सहसंयोजी गुण किसकी वजह से होते हैं, इसके कोवेलेंट कैरेक्टर किसकी वजह से होते हैं, स्मॉल इन साइज, आकार छोटा होने की वजह से। क्लियर। तो ये था एनामोलिस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। अगला है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर और मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर और मेटेलिक कैरेक्टर मतलब यहां पे मुझे बताना है कि जो 13 ग्रुप के एलिमेंट हैं इनके पास में विद्युत धनी प्रकृति या धात्विक गुण कैसे होते हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करनी। तो देखो, वैसे ऊपर से नीचे आने पर सामान्यतः धात्विक गुण यहां पर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सामान्यतः धात्विक गुण कम होंगे। तो होना क्या चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक अपवाद रहता है, एल्यूमिनियम और बोरोन के बीच में क्या रहता है, एक अपवाद रहता है कि एल्यूमिनियम का जो है वो बोरोन से ज्यादा होता है, फिर बाकी सीक्वेंस ऐसे चलती रहती है। वो इसलिए क्योंकि बोरोन का जो आकार है वो छोटा होता है। तो बोरोन का आकार छोटा होने की वजह से वो आसानी से यहां पर इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पाता। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग पाता तो फिर तो आयनिक नेचर का होता ना वो। क्लियर है, आयनिक कैरेक्टर रखता, लेकिन वो सिर्फ क्या कर सकता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन सांजित कर सकता है, इसलिए तो सहसंयोजी गुण रख रहा है। तो इसका आकार छोटा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पाता। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर नहीं होगा। ठीक है, विद्युत ध्वनि प्रकृति नहीं होगी उसकी, इसलिए एल्यूमिनियम की बोरोन से ज्यादा हो जाती है बस। बाकी का पूरा प्रोसेस ऐसा चलता रहता है, और बाकी का पूरा प्रोसेस चलने का मतलब है कि यहां पर जो है पुअर शील्डिंग होती है, नीचे की तरफ क्या होती है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पर पुअर शील्डिंग होती है। कल बताया था मैंने पुअर शील्डिंग का मतलब परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, निष्क्रिय परिरक्षण प्रभाव, कम परिरक्षण प्रभाव। तो यहां पर परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर आकार जो है थोड़ा सा उनका छोटा होता जाता है। ठीक है, यहां पर भी देखो, यहां पर देखा था हम लोगों ने गैलियम के अंदर। क्लियर। तो परिरक्षण प्रभाव कम होने की वजह से यहां पे धात्विक गुण क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। क्लियर। और मेटेलिक कैरेक्टर कौन सा होता है, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब
इलेक्ट्रॉन का त्यागना और M+ बनाना, इस तरीके से। इसको मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। अब मेटेलिक कैरेक्टर से एक और चीज डिसाइड कर सकते हैं हम लोग, मेटल हैं, इनका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का त्यागना मतलब ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्यागना मतलब ऑक्सीकरण, मतलब ये जो आपके पास सीक्वेंस होगी ये रिड्यूसिंग एजेंट की भी होगी, ठीक है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या हो सकता है, अच्छा अपचायक हो सकता है। तो अपचायक का जो नेचर है, जो अपचायक का जो क्रम रहेगा वो भी बिल्कुल यही रहने वाला है बच्चों, क्योंकि ये किससे संबंधित है, सीधा धात्विक प्रकृति से, मेटेलिक कैरेक्टर से। क्लियर। तो हम लोग आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण संबंध बोरॉन और सिलिकॉन के बीच में, और फिर हम लोग शुरू हो जाएंगे किसके लिए, हम लोग इनके कंपाउंड्स पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।